नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारी दुनिया कक्षा 5 पाठ संख्या 7 किसानों की कहानी बीज की जुबानी भाग 4। इसमें हम एक ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जिससे अच्छी पैदावार भी होती है, हमारा खेत भी बंजर नहीं होता है, फसल का लागत कम है और उसका उत्पादन बेहतर है। तो हम लोग जानते हैं कि यह कौन सा तरीका है। चलिए इसे जानने के लिए हम लोग शामिल होते हैं डिजी क्लास के इस भाग में। नन्हा दान, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी मेरी नहीं, खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर की शांति हेम्ब्रम की है। वह अपनी 6 एकड़ भूमि में धान की खेती करती हैं। वह नई और पुरानी दोनों तकनीक का इस्तेमाल धान की खेती के लिए करती हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से एक महिला किसान के रूप में राज्य के कृषि क्षेत्र में पहचान बनाई है। सीढ़ीनुमा खेत होने के कारण अब उन्हें श्रीविधि तकनीक फायदेमंद लगती है। उनके अनुसार 1 एकड़ भूमि में लगभग 40 क्विंटल धान का उत्पादन हो जाता है। शांति हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल अधिक करती हैं और खाद का संतुलित प्रयोग कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रही हैं। इस विधि से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जब नई फसल तैयार हो जाती है तो सब साथ साथ त्योहार मनाते हैं। धान को कूटकर चावल बनाते हैं, फिर चावल के आटे से छिलका रोटी बनाई जाती है, जिसे धनिया की चटनी के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है। बीजों को कीड़ों एवं नमी से बचाने के लिए इन्हें बांस या पुआल से बनी टोकरी में रखते हैं। अभी आपने इस कहानी को सुना, अब आप पता कीजिए और लिखिए कि अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्यौहार कौन कौन से हैं। अलग अलग मौसम में, बरसात में कुछ खेती से जुड़े त्यौहार होते हैं, कुछ जाड़े के दिनों में खेती से जुड़े त्यौहार होते हैं और कुछ गर्मी के मौसम में भी खेती से जुड़े कुछ त्यौहार होते हैं। तो वो अलग अलग त्यौहार कौन कौन से हैं, आप इसे पता कीजिए और लिखिए। आप इसका भी पता कीजिए और लिखिए कि लोग घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। आपके यहाँ जो अनाज और दाल होते होंगे उसे बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, अधिक दिन तक वो ख़राब नहीं हो, कौन से तरीके अपनाते हैं, आप इसे पता कीजिए और लिखिए। आप यह भी पता कीजिए कि आपके इलाके में कौन कौन से साग सब्जी उपजाए जाते हैं, कौन कौन से सब्जियां खासकर आपके इलाके में ज़्यादातर उपजाई जाती हैं। आप इसका पता कीजिए और लिखिए। साथ साथ आप इसका भी पता लगाइए और लिखिए कि भोजन जो हम खाते हैं वह खेतों से हमारे थाली तक किस प्रकार पहुंचती है। कुछ अनाज देखते हैं कि आपके खेतों में नहीं होता है, आपके घरों तक वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। या कुछ अनाज या फसलें दूसरे जगह नहीं होती हैं, आपके इलाके में होती है, तो वहाँ वो कैसे पहुँचती हैं। इन सब बातों को पता कीजिए और उसकी प्रक्रिया को समझिए और लिखिए। आप देख रहे होंगे ऊपर कुछ चित्र हैं, क्या आप इन सब्जियों को पहचान पा रहे हैं? यदि हाँ तो नाम तथा ये कहाँ उपजाए जाते हैं लिखिए। आप देखिए कि ये सब्जियां, इन सब्जियों को पहचानिए और इनका नाम लिखिए और किन इलाकों में उपजाई जाती हैं। आपके इलाके में इनमें से कौन कौन सी सब्जी उपजाई जाती है उसे आप लिखिए। हाँ तो बच्चों, इस पाठ के सभी भाग की समाप्ति के बाद आइए जानते हैं कि हमने चर्चा के दौरान किन किन बातों को सीखा। हमने जाना कि अनाजों सब्जियों का खेतों से मंडी तथा मंडी से पुनः घरों तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार अनाज हमारे खेतों से मंडी में जाते हैं और मंडी से वापस बाज़ार में आते हैं और बाज़ार से फिर उसे ख़रीद कर हम अपने घरों में लाते हैं, इसे समझा। हमने यह भी जाना कि अनाजों से भोजन बनने की प्रक्रिया क्या है। हमने देखा कि अनाजों को कूट कर, पीस कर, उबाल कर, पका कर, छान कर कई तरह से उसके भोजन बनाए जाते हैं। कुछ मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं तो कुछ नमकीन चीज़ें बनाई जाती हैं तो कुछ खट्टी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। हमने यह भी जाना, साथ साथ हमने यह भी जाना कि खेती के बदलते तरीके किस प्रकार हैं, किस प्रकार पुराने ज़माने में परंपरागत तरीके से खेती हुआ करती थी, हल बैल से, हाथ से ज़्यादातर काम होते थे। बाद में फिर मशीनों का उपयोग होने लगा, महंगे महंगे बीज, खाद, कीटनाशक का उपयोग होने लगा, तो इससे पैदावार बढ़ा, आमदनी भी बढ़ी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आमदनी घटने लगी, क्योंकि ज़मीन बंजर होने लगे। बंजर क्यों होने लगे? तो वो जो हमने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया या बहुत ज़्यादा फसल का उत्पादन किया,
तो उससे हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होती गई तो पैदावार फिर कम होने लगा। और महंगी खाद, बीज और मशीनों का उपयोग करने के लिए हमने बैंकों से कर्ज लिया, तो किसानों पर कर्ज बढ़ता गया। अब एक ही तरह के फसल उपजाने के कारण बाज़ार में उन फसलों का दाम भी गिरने लगा, तो फिर बैंकों द्वारा, साहूकारों द्वारा लिए गए कर्ज को किसान समय पर चुकाने में असमर्थ होने लगे। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लोग पहले जैसा खुशहाल नहीं हुए। आराम की सामग्रियां तो हो गई, पक्के मकान हो गए, गाड़ी हो गए, लेकिन मानसिक शांति नहीं रही। लोग की खुशी, कहीं ना कहीं खुशी में कमी आ गई, लोग चिड़चिड़े होने लगे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद वाली पीढ़ी फिर खेती के काम को करना ही नहीं चाह रहा है। उसे नहीं लगता कि खेती काम में कोई फ़ायदा है, और खेती के काम को छोड़ के दूसरे कामों में लग रहा है। तो हमने ये भी जाना कि जो हमने खेती के तरीके बदले तो उससे कुछ फ़ायदे भी हुए और उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हुए। साथ साथ फिर हमने यह भी जाना कि वह कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे उत्पादन भी हो, फसलों का उत्पादन अधिक हो, हमें उसका अच्छी दाम मिले और हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। तो इन सब बातों की हमने चर्चा की और जाना, समझा। आप इस पर और भी चर्चा कीजिए अपने बड़ों से, और आप भी सोचिए कि हम और क्या कर सकते हैं ताकि हमारी खेती के तरीक़ों में किस तरह से बदलाव कर सकते हैं कि वो हमारे लिए सचमुच तरक्की ले आए। हमारे ऐशो आराम के साथ साथ हमें खुशी और शांति और आपसी मेल मिलाप भी बढ़ाए, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे गाँव में। तो इन सब बातों को जाना। इसके बाद हम मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो और कुछ प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का चौथा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ का